दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, आज हम इसी का 8वां वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हम पश्चिम बंगाल में जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था चुआड़ या चुहाड़ आंदोलन, उसके बारे में बताया था। राज्यवार हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो पहले राज्य में हमने पश्चिम बंगाल में चुआड़ या चुहाड़ आंदोलन को बताया था। दूसरा जो हमने राज्य उठाया था वह राज्य था झारखंड। झारखंड में हम इसके पहले यानी यह जो आंदोलन हो रहा है ताना भगत का विद्रोह या आंदोलन, इसके पहले हम झारखंड में पहाड़िया आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, चेर आंदोलन, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोहों को विस्तृत रूप से जानने के बाद आज हम ताना भगत का विद्रोह या आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो ताना भगत हैं, यहाँ पर हमने नाम भी लिखा है ताना भगत यानी झारखंड आंदोलन 1914 में। आप जान सकते हो 1914 का जो समय है यह प्रथम विश्व युद्ध का समय है। तो 1914 में यह आंदोलन हो रहा है। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं वह है जतरा भगत, बलराम भगत, देवमिनिया भगत। देवमिनिया भगत एक महिला है और गौरक्षणी भगत यह भी एक महिला है। तो ताना भगत इस आंदोलन का ताना नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो ताना थे वहाँ के एक समुदाय के लोगों का नाम था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम ताना भगत पड़ा। यानी ताना भी एक प्रकार की उराव जनजाति ही होती थी। यह जो जतरा भगत हैं यह भी उराव जनजाति के ही थे। तो दोस्तों इस आंदोलन के पीछे कहानी ये है कि जो ये जतरा भगत है यह एक ओझा थे। ओझा थे, बताया जाता है कि जतरा भगत अनवरत रूप से यानी अपनी डेली दिनचर्या के माध्यम से या अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए डेली जाते थे। यह जो आंदोलन हो रहा है यह छोटा नागपुर पठार के आसपास ही हो रहा है, छोटा नागपुर के पठार के आसपास। तो ये जो जतरा भगत थे ये अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए डेली जाते थे। एक ओझा, वो इनके गुरु भी एक ओझा ही थे। इसी क्रम में बताया जाता है कि जतरा भगत से मुलाकात उराव जनजाति के जो सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, जतरा भगत स्वयं बताते थे कि जतरा भगत के जो उराव जनजाति के जो श्रेष्ठ देवता थे धर्मेश से इनकी मुलाकात हुई। तो धर्मेश ने इन्हें उपदेश दिया या बताया कि तुम लोगों का या तुम्हारे समुदाय का, तुम्हारे समाज का जो अवनति है और जो पराजय है उसका जो मेन कारण है वह कारण यह है कि जो आप लोग या जो धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं यही आपके अवनति और पराजय का प्रमुख कारण है। धर्म भ्रष्ट होने का तात्पर्य यह है कि इनके जो सामाजिक जीवन था, जैसे ही अंग्रेज सेठ साहूकार जमींदार महाजन के माध्यम से जंगलों में इंटरफेयर करते हैं, ईसाई मशीनरियाँ भी काफ़ी एक्टिव होती हैं, यानी धर्मांतरण भी बड़े पैमाने पर हो रहा था सनातन का। तो ये बताते हैं कि धर्मेश ने इन्हें उपदेश दिया कि आपकी अवनति और पराजय का जो प्रमुख कारण है कि तुम्हारे समुदाय के लोग जो धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं यही आपके प्रमुख कारण है। और धर्मेश इन्हें इस समस्या से बाहर निकलने के उपदेश भी देते हैं, बताते हैं कि यदि तुम्हें अपने समुदाय की रक्षा करना है, अपने समुदाय की रक्षा करना है और विजय प्राप्त करना है तो धर्म के मार्ग पर वापस आना होगा। और वो धर्म का मार्ग क्या था, इन्होंने बताया था कि साफ सफाई से रहना है, धरती माँ की पूजा करना है, धर्मेश की पूजा करना है, डाइन में विश्वास नहीं करना है, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करना है। यानी उस समय डाइन और भूत प्रेत का प्रकोप भी काफ़ी ज़बरदस्त था जनजातियों में। तो डाइन में विश्वास नहीं करना है, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करना है, धर्मेश की पूजा करना है, धरती माँ की पूजा करना है, जिससे आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान होगा। यह उपदेश यह देते हैं। तो और इन्हीं उपदेशों को यह जो जतरा भगत हैं यही उपदेशों को उराव जनजातियों में छोटा नागपुर पठारों में इन मुंडा विद्रोह जैसे ही समाप्त होता है। मुंडा विद्रोह के बाद यानी कहें कि उन्हीं के आंदोलनों से यह भी प्रेरित थे। मुंडा आंदोलन से भी यह प्रेरित था यह आंदोलन ताना भगत का। तो जतरा भगत की पॉपुलैरिटी या कहीं फेमस इतना ज़बरदस्त तरीके से ये होते हैं कि पूरे के पूरे उराव जनजाति में या कहीं छोटा नागपुर पठार में इनका बहुत बड़ा नाम हो गया था। इसी क्रम में यानी कि इन्हें बताते हैं कि जब धर्मेश इन्हें उपदेश देते हैं, जो उराव जनजाति के प्रमुख देवता होते थे धर्मेश इन्हें उपदेश दिए थे कि हड़िया का सेवन न करें, पशु बलि का विरोध करें,
मांस भक्षण का विरोध करें, शराब का सेवन न करें। यह उपदेश जब यह पूरे उराव जनजातियों में फैलाते हैं तो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसी क्रम में अंग्रेज इन्हें जतरा भगत को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। हालांकि 1.5 साल के बाद ही यह जेल से जब रिहा होते हैं, कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यही था जतरा भगत के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। आगे जब इन्हीं जतरा भगत के द्वारा जो ताना भगत विद्रोह किया जाता है, इनके जो अनुयायी होते हैं गांधी जी से जुड़ जाते हैं। यानी गांधी जी के सत्य अहिंसा वाले जो मार्ग का जो गांधी जी अनुकरण करते हैं, उन्हीं में ये लोग सम्मिलित होते हैं। गांधी जी के साथ साथ हर आंदोलन में ये लोग लगे रहते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह था। फिलहाल आप जानते रहिए, थोड़ा सा एक जानने का प्रयास करिए कि गौरक्षणी भगत के द्वारा इसी विद्रोह में गौरक्षणी आंदोलन चलाया जाता है। यानी ताना भगत विद्रोह के अंतर्गत ही गौरक्षणी भगत के द्वारा गौरक्षणी आंदोलन चलाया जाता है। इसी विद्रोह के अंतर्गत मसीही आंदोलन चलाया गया था। इसके द्वारा पशु बलि, जीव हत्या और मांस भक्षण का विरोध किया गया था। यानी कि अगर कभी एग्जाम में यहाँ से यह पूछ ले गौरक्षणी आंदोलन और मसीही आंदोलन किस विद्रोह या किस आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया था, तो वह ताना भगत विद्रोह या ताना भगत आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया था। आप जानते रहिएगा। हमने आपको पहले भी बताया था 1914 में जब ये बहुत फेमस हो जाते हैं तो 1914 में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के लगभग 1.5 सालों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो ताना भगत आंदोलन विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण आप देखेंगे, जितने भी जनजाति अब विद्रोह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उनका प्रमुख कारण उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जीवन था, जो उनका स्वच्छंद जीवन होता था। इन सेठ, साहूकार, महाजन जो अंग्रेजों के सिपह सलार होते थे, इनका जब इंटरफेयर होता है जंगलों में, तो एक प्रकार से सांस्कृतिक तनाव भी इनके अंदर उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक तनाव भी उत्पन्न होता है, धार्मिक तनाव भी उत्पन्न होता है, सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होता है। कई प्रकार की समस्याओं से जनजाति लोग जकड़ जाते हैं उस समय। तो वही कारण था, चाहे अब मुंडा विद्रोह था, चाहे संथाल विद्रोह, हमने जितने भी जनजातीय आंदोलन विद्रोह बताए हैं, उसका प्रमुख कारण यही था। तो उस समय का जो इस आंदोलन का जो प्रमुख कारण था, लगान की ऊंची दर थी और चौकीदारी करके ये लोग खिलाफ थे। चौकीदारी कर नहीं दिया जाएगा और लगान की ऊंची दर थी। उराव जनजाति के जो सर्वश्रेष्ठ देवता था, हमने आपको बताया था, धर्मेश के आदेशों को पूरे जनजातियों में पहुंचाया गया। यह जो लोग थे 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे और समर्थन भी दिए थे ताना भगत के अनुयायियों ने। 1923 में हमने यहाँ पर लिखा भी है, जो फैक्ट आप एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1923 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बिहार के गया में। उस अधिवेशन में भी ताना भगत के अनुयायी शामिल हुए थे। यानी कहें कि गांधी जी का छाप इन ताना भगत के विद्रोही आंदोलनकारियों के ऊपर पड़ा था और ये लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग को अनुकरण करते हैं और एक सात्विक जीवन व्यतीत करने पर विशेष जोर देते हैं। 1940 में ताना भगत ने गांधी जी को, यानी 1940 में ताना भगत के जो अनुयायी थे वह गांधी जी को खुश होकर के 400 रुपये की थैली भेंट करते हैं। 400 रुपये की थैली भेंट करते हैं। परिणाम क्या होता है? 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो जाता है तो इन ताना भगत के अनुयायियों के लिए या कहें उराव जनजातियों के लिए, जितने भी लोग छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र के आसपास निवास कर रहे थे, जो जनजातीय थे, उनके लिए 1948 में ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पास हुआ था। यानी उनके ज़मीनों को उनका अधिकार दे दिया गया था, आप यह कह सकते हैं। तो यह था एक झारखंड का जो महत्वपूर्ण आंदोलन था या आखिरी आंदोलन था झारखंड का। अब झारखंड समाप्त हो गया है, आगे हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल झारखंड में हमने आपको जो महत्वपूर्ण विद्रोह, वैसे तो कोल है, संथाल है, मुंडा है, लेकिन फिलहाल हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। हमने सोचा कि कुछ और अच्छे तरीके से बता दिया जाए ताकि आपको परीक्षा में कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यदि कोई कमियाँ रह गई तो आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।